नमस्ते, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ वी द पीपल स्टैब्लिशिंग राइट्स एंड डीपनिंग डेमोक्रेसी पुस्तक के हिंदी अनुवाद हम भारत के लोग लोकतंत्र की बुनियाद और अधिकारों की स्थापना के विमोचन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पुस्तक का संपादन निखिल डे, अरुणा रॉय और रक्षिता स्वामी जी ने मिलकर किया है। इस पुस्तक में प्रभात पटनायक और जयति घोष, अमिताभ बहर, सौम्या मिश्रा, पारसा बंजारा, रक्षिता स्वामी, शंकर सिंह, अमरीश राय, सृजिता मजुमदार, दीपा सिन्हा, राजेंद्र नारायणन, एनी राजा, एन पॉल दिवाकर, बीना पलिकल, जूनो वर्गीस, आदिकंद सिंह, प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज, थॉमस आइजैक, एस.एम. विजय नंदी ने अध्याय लेखक के रूप में अपना योगदान दिया है। यह समृद्ध भारत फाउंडेशन की रीथिंकिंग इंडिया श्रृंखला की चौथी किताब है। 14 किताबों की यह पूरी श्रृंखला हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के नव निर्माण का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्रगति के लिए आधुनिक और प्रभावशाली विचार पेश करना है। इस श्रृंखला में कुल मिलाकर 150 से अधिक विद्वानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। अब मैं आज के सभी संपादकों और पैनलिस्टों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस पैनल डिस्कशन में निखिल डे, रक्षिता स्वामी, प्रभात पटनायक और दीपा सिन्हा जी जुड़ेंगे। सईदा हमीद जी इस परिचर्चा की संचालक हैं और सईदा जी एक प्रख्यात शिक्षाविद और लेखिका होने के साथ साथ भारत के योजना आयोग की पूर्व सदस्य भी रही हैं। निखिल डे जी आप मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य हैं और सूचना के अधिकार और नरेगा जैसे नागरिक अधिकारों के अभियानों में आपने एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। रक्षिता स्वामी जी सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम से जुड़ी हुई हैं और वे 2010 से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता व जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। प्रभात पटनायक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में प्रोफेसर रहे हैं और इस किताब में जयति घोष के साथ यूनिवर्सल इकोनॉमिक राइट्स पर एक चैप्टर उन्होंने लिखा है। दीपा सिन्हा जी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ में पढ़ाती हैं और उन्होंने इस किताब में शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक अध्याय लिखा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर स्थान ग्रहण करें मंच पर। किसी भी विचार को अपनी भाषा में आत्मसात करना एक कठिन कार्य होता है और इस किताब को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कुंदन कुमार चौधरी जी ने निभाई है। कुंदन जी लैम्प फेलो रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। मैं कुंदन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वे इस अनुवाद प्रक्रिया पर और पुस्तक के मूल तत्वों पर अपने अनुभव हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद शशि। जब मैं इस पुस्तक का अनुवाद शुरू किया तो मेरे मन में भी बहुत सवाल थे कि क्यों ज़रूरी है इस तरह की किताबों का अनुवाद करना, और अनुवाद करने के बाद अंततः वो उन सवालों के जवाब मिले। और इसके लिए मैं इसी किताब की जो भूमिका में बात लिखी गई थी उसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। किताब की भूमिका में बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ वक्तव्यों को कोट करते हुए लिखा गया था कि जब हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो हम एक ऐसे जीवन के अंतर्विरोधों में प्रवेश करेंगे जहां पर हमारे पास राजनीतिक रूप में समानता होगी, राजनीतिक रूप में समता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप में असमानता होगी। और यह असमानता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना जरूरी है। अंबेडकर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये असमानताएं बनी रहीं तो जो समाज में पीड़ित लोग हैं इन असमानताओं की वजह से, वे लोकतंत्र के ढांचे को ही खत्म कर सकते हैं। मैं जब इस वक्तव्य का उद्धरण यहाँ पर देता हूँ तो मेरा आशय यह है कि अगर ऐसी किताबों का अनुवाद न किया जाए तो एक विशेष स्तर पर या फिर भाषाई तौर पर एक विशेष भाषा में
किस तरह की परिचर्चा हो रही है उसको इस देश के एक बहुत बड़ा तबका नहीं समझ पाएगा। मैं जब ये बात बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका एक विशेष तरह की परिचर्चा को नहीं समझ पाएगा, तो इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हम अंग्रेजी माध्यम में यह डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे देशों में मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह की जो विविधताएं हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन भारतीय समाज में यह जो चर्चा परिचर्चा है वह एक खास वर्ग तक सीमित रह गया है जो अंग्रेजी माध्यम में पला बढ़ा है। वो हिंदी में उन सब चीज़ों को नहीं जो लोग हिंदी माध्यम से पले बढ़े हैं वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन मूल्यों को, जो ये विषय हैं बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म या फिर और जितने भी विषय हैं, उन सबको भारतीयों को समझना जरूरी है। और यह किताब उन्हीं खास विषयों को डिस्कस करती है जिसमें आर्थिक समानता की बात की जा रही है। आज हम आर्थिक समानता को सिर्फ यह सोच करके रखते हैं कि रिजर्वेशन मिल जाए, आरक्षण मिल जाए, सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस किताब में बात की जाती है कैसे सार्वभौमिक अधिकार होने चाहिए कि आपके पास आर्थिक समानता हो। इसी तरह इसमें उन बिंदुओं पर भी बात की गई है जिसको हम आज देखते हैं, जैसे कि न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है और आज जिस तरह के सवाल न्यायपालिका पर उठाए जा रहे हैं या उठाए जाते रहे हैं, उन सारे बिंदुओं को भी यह किताब देखती है, उन सब चीज़ों पर बात करती है। इसके अलावा अगर मैं बहुत कम शब्दों में बोलूं कि ये किताब किन किन बिंदुओं को छू रही है, तो सबसे पहला तो जिसे मैंने बताया आर्थिक समानता को छू रही है। दूसरा, यह किताब बात करती है कैसे हम समता को लाएं या फिर जो असमानता की खाई है उसको कम कैसे कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो कई राज्यों में स्थापित भी हुए थे लेकिन पूरे देश में हर जगह इसका पालन नहीं हो पाता है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत सतही स्तर पर होता है, वो लोक जवाबदेही है। हम आज देखते हैं कि कैसे जो सूचना का अधिकार था उसको तमाम उसमें बदलाव किए गए और उसको किस तरह से एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जो एक लोक जवाबदेही को कमज़ोर करने की कोशिश होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की किताबों का अनुवाद बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए समृद्ध भारत फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और विशेष तौर से इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि इस जो श्रृंखला है इसमें तमाम किताबों का अनुवाद ज़्यादातर युवा लोग ही कर रहे हैं। युवा मेरे जैसे जो हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं वो व्यक्ति इन किताबों का अनुवाद कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है कि आप युवा शक्ति पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। और इस किताब के अनुवाद में मैं राजेश रंजन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अभी लंदन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और शुरुआती दिनों में इस किताब के अनुवाद को कैसे किया जाए और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, समृद्ध भारत फाउंडेशन के साथ मिलकर के उन्होंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोशिश की थी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पुस्तक के संपादकों को बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं निखिल डे जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस पुस्तक के पीछे की सोच और इसमें उठाए गए जो नागरिक अधिकारों के मुद्दे हैं उस पर अपनी बात रखें। तो बहुत संक्षेप में मेरे ख्याल में हमारा तो बहुत बड़ा योगदान नहीं हुआ। जिन लोगों ने पुस्तक के लिए लिखा उनका सबसे बड़ा योगदान था, हमने तो उसका संपादन किया। और उससे भी बड़ा योगदान जिन लोगों ने इन संघर्षों को जिया और उसको एक रूप दिया जो जाके कानून भी बन सके, पॉलिसी भी बन सके और असली रूप में ज़मीन पे उतार सके, क्योंकि उनकी मांग थी। इट इज़ अ सीरीज ऑफ पीपल्स पॉलिसीज एंड पीपल्स लॉज फॉट फॉर एंड शेप्ड बाय पीपल। लोगों ने ही उसको पूरा दिया, उसका जो आयाम था। और आज मैं इतना ही कहूँगा और मैं सच में और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समृद्ध भारत फाउंडेशन को
और ये किताब के अनुवाद को, और मैं बता रहा हूँ हम दोनों अंग्रेज़ी और हिंदी ले जाते हैं बेचने के लिए, वो ताकि लोग पढ़ें इसको। और हम हिंदी की किताबें बहुत जल्दी जल्दी जा रही है जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों से बहुत मतलब है। और इसीलिए ये किताब की बात नहीं है, ऑथरशिप की बात नहीं है, जनता ही इनके ऑथर हैं सच में, क्योंकि उन लोगों ने ये लड़ाई लड़के इन मुद्दों को बनाया। लेकिन ये एक मैनिफेस्टो का एक हिस्सा भी है। आगे इस रेजीम को जिसने इन सारे चीज़ों पर आक्रमण किया, एक मैनिफेस्टो है, एक तरीके से एक हिस्सा है, संपूर्ण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने आप में कि जनता ने जब लड़ाई लड़ी तब पूरा सत्ता का वो वर्ग जो जनता को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है या उनके शोषण और अत्याचार पर जीना चाहता है, उन लोगों ने क्या लड़ाई लड़ी और लड़ाई जारी है, ये स्पष्ट है। उस समय हमने सोचा कि आगे बढ़ेगा, डीपनिंग हमने सोचा और गहरा और ताकतवर होगा, इस्टेब्लिशिंग हमने सोचा बिल्कुल स्थापित हो जाएगा। और क्या थे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थापित नहीं हो तो क्या देश है, लेकिन क्या देश है वो सवाल हमारे सामने आज है। धन्यवाद। निखिल जी, आपके संबोधन के लिए धन्यवाद। इसी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं रक्षिता स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप सबको नमस्ते और शुक्रिया कि आप आए। मैं भी बहुत संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा सुनना चाहते थे लोगों से कि 5 साल बाद जब हम इस किताब के बारे में सोचने के लिए आए हैं तो परिस्थिति किस तरीक़ों से बदली है। तो शुरुआत में बस यही कहना चाहती थी कि फार फ्रॉम बीइंग इरेलेवेंट, क्लियरली ये कानून इतने उनको तंग करते थे कि उनको बदलना ही पड़ा, इनको बंद करना ही पड़ा, इनको तोड़ने मरोड़ने में परसुएट करना ही पड़ा। तो ये भी एक हमारे लिए एक सीख है कि ये इतना एक्चुअली रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट था और एक तरीके से पावर इम्बैलेंस को एक चैलेंज कर रहा था। और इसीलिए सत्ता, पार्टी, सरकार पिछले 5 सालों में ही कितने तरीक़ों से इस पे दबाव इन्होंने बिठाया है। तो ये आई थिंक एक दुख की भी बात है, लेकिन आई थिंक हमारे लिए, और मैं भी जब रिफ़्लेक्ट कर रही हूँ मुझे भी लगता है कि ये भी हमें दोहराता है ये लेसन कि एक्चुअली हमें अपने विक्ट्रीज़ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार के कानून लड़के सड़क के संघर्ष से आए हैं पॉलिसी तक, वो कितने महत्वपूर्ण थे और इसलिए सत्ता को क्यों इतना तंग कर रहे थे। एंड आई फील कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, एंड वी मस्ट रियली रिमेंबर कि दीज विक्ट्रीज वर फॉट हार्ड फॉर एंड वी हैव मैनेज टू विन सम ऑफ देम। एंड नरेगा का ही अगर उदाहरण हम ले, बहुत इसमें हल्ला हुआ कि नरेगा का रिपील हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 दिनों के लगातार हेक्टिक प्रोसेस से उन्होंने कानून तो पास करा, लेकिन अब भी वीवीग्राम नोटिफाई नहीं हो पाया। और हम सबके लिए 3 हफ्तों का भी रिलीफ बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये और वो ज़रूरी था वो पीरियड, और वो हमें कुछ सिखाता है और हमें भी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेंथ दे सकता है कि कुछ तो है कि वो बिल्कुल ऐसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक नहीं सकते। और इतना एटलीस्ट काम किया इन कानूनों ने कि वो एक प्रकार से सोशली पॉलिटिकली एम्बेड हुए हैं। एंड आई थिंक अभी आगे, क्योंकि किताब का भी जो एक है कि हकों को, अधिकारों को स्थापित करना और लोकतंत्र को और गहराई में स्थापित होना, टू डीपन डेमोक्रेसी, आई थिंक क्या हम, और अभी हम एक मीटिंग से ही आ रहे हैं जहाँ हम सोच रहे हैं कि अगले 3 साल की क्या कल्पना है। तो आई रियली होप कि ये अपॉर्चुनिटी और हम सबके आने का भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आगे हाउ कैन वी नॉट ओनली रिक्लेम दीज राइट्स, save these rights, reclaim these rights and actually make our democracy thrive, और हम उस दिशा में कैसे जा सकते हैं। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि एक और कोई युवा साथी इस किताब को कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट करे, तो वो भी एक बढ़िया होगा। एंड थैंक यू इस ट्रांसलेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
अब आगे बढ़ते हुए हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे और मैं इस चर्चा का संचालन करने के लिए सैयदा हमीद मैम को आमंत्रित करता हूँ। आपका ऑन है माइक? हाँ। आपका सारे इतने ध्यान से हमारे ऑथर्स का की बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ मौजूद हैं, इससे हमको बहुत ही एक तरह से उत्साह भी है और हिम्मत भी है। मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन से बहुत बरसों से जुड़ी हुई हूँ एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर समृद्ध भारत फाउंडेशन कि इसको हमने इस फाउंडेशन को एक बहुत ही खूबसूरत मौका है हमारे लिए। जैसे कि निखिल और रक्षिता ने कहा है कि ये ज़बान एक हिंदी ज़बान में, लाइक कन्नड़ ज़बान में, उर्दू ज़बान में ये तर्जुमा जब हो जाए, बहुत ही लोगों तक पहुंच सकेगा ये वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम में एक बेशकीमत ख़जाना है इसमें, जो मूवमेंट्स से, और हम बरसों से इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जब मैंने पहली बार 1996 में या 97 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अरुणा रॉय के साथ मैं बड़ी चौपड़ में गई थी या छोटी चौपड़ में गई थी, तो उस वक्त से लगी हुई हूँ मैं। और इट्स बहुत ही एक खुशगवार मौका है कि इस किताब का हिंदी में तर्जुमा हुआ है और ज़बानों में उम्मीद है कि तर्जुमा होगा। तो मैं पहला सवाल मैंने लिखा है, पहला सवाल मैं प्रभात पटनायक से पूछना चाहती हूँ। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे भाई के बहुत अज़ीज़ दोस्त थे बहुत बरसों पहले। तो मैं ये पहला सवाल इनसे ये पूछना चाहती हूँ और मैंने लिखा हुआ है, इसलिए आई एम गोइंग टू वेयर माई स्पेक्स। तो प्रभात, भारत का ढांचा हमारे राइट्स और कानून पर आधारित था, लेकिन अब ये ढांचा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है। आरटीआई, तालीम का अधिकार, मनरेगा, पैसा और पेंशन योजना या तो कमज़ोर किए गए हैं या उनके बजट में बहुत कमी हुई है। अब एक नया मॉडल उभर रहा है, उसके तहत इलेक्शन से पहले लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाले जाते हैं। लोगों के अकाउंट में इलेक्शन से पहले पैसे डाले जाते हैं। एक सीधा सवाल है, क्या लाभार्थी मॉडल ने हक की जगह ले ली है? क्या बेनिफिशियरी मॉडल ने लाभार्थी मॉडल में हक की जगह ले ली है? तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और आपके सामने पेश है। देखिए, सभी फैशिस्ट फोर्सेस, सभी नियो फैशिस्ट फोर्सेस वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन को बिल्कुल इन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल उलट देते हैं। इट इज़ नॉट that the nation is supposed to serve the people, but it is the people who are supposed to serve the nation. And the nation is symbolized by the leader. Therefore, the people are supposed to have a whole lot of duties. देखिए, this kartavya path, emphasis is on kartavya. Emphasis is not on rights. And that is a hallmark of every fascist, neo-fascist institution elements. They do that. And this is exactly what we are seeing in our country. In fact, यहाँ तो, it's a classic case of what fascists do. आप SIR की बात देखिए. The leader appoints a chief election commissioner. Leader, along with his right-hand man, appoints the chief election commissioner. Chief election commissioner decides who can vote, who cannot vote. A complete inversion.
It is not that the people are electing the leader, it is the leader who's choosing the people who can actually vote. तो ये बिल्कुल जो inversion होता है of the concept of nation, this is a complete hallmark of all fascist and neo-fascist formations, and so it's not very surprising. आपने जो कहा ये inevitable है कि ये कोशिश करेंगे. इस कोशिश के खिलाफ हमें ऐसी किताबें लिख के इनको लोगों के पास लेके we have to fight it. In fact, the beauty of this book is that it has a position which is diametrically opposite to that of the fascists and the neo-fascists. ये बहुत एक गंभीर सवाल था और इसका जवाब प्रभात ने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही डेप्थ से दिया है. अब इसमें आप सोचें और इसमें सवालात, जब आपके पास समय है तो सवालात आप इस पे करें. तो शुक्रिया बहुत बहुत प्रभात. अब अगला सवाल मैं दीपा से पूछना चाहती हूँ. अगर एक गैर बीजेपी या नॉट बीजेपी राइट गैर बीजेपी या इंडिया गठबंधन एक अलग मॉडल पेश करना चाहें तो हकीकत ये है कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास फंड ही नहीं है. CSS योजनाएं का पैसा लगातार कट रहा है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हमारे कार्यकाल में बहुत ज़बरदस्त एक मिशन था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम योजना का पैसा लगातार कट रहा है. और फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के टैक्सेस का हिस्सा इतना कम कर दिया है कि हाथ बंद गए हैं. ठीक है. सेंटर कानून की अनदेखी कर रहा है और स्टेट्स टैक्स के बोझ के तले दबे हुए हैं. तो एक सीधा सा सवाल, मेरा सवाल ये है कि अगर स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं है तो हमारे राइट्स बेस्ड मॉडल्स का क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? ये इतना सीधा सा सवाल नहीं है, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का. जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम ये सेंटर वर्सेस स्टेट के हिसाब से देखें, और ये देखना भी चाहिए क्योंकि अगर सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग देखें तो 90% अभी स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, सिर्फ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. और ये पिछले इस सरकार के अंदर ये बढ़ा है. 2004 से 14 के बीच में जब ये सारे कानून आए और जैसे आपने कहा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर जोर थी, वो स्टेट की शेयर घट के सेंटर की स्टेट शेयर बढ़ रही थी. और जैसे ही सरकार बदली, हम देख रहे हैं कि अगर हम डेटा देखें बहुत क्लियरली दिखता है कि वापस वो पूरा बोझ इन सारे सेक्टर्स पे स्पेंड करने का, या वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेंशन हो, अब नरेगा भी कानून बदल गया. सारे जो मुद्दे हैं जो इस किताब में जिनके बारे में चर्चा की गई है, उन सारे चीज़ों के खर्चे की जिम्मेदारी, आई कैन स्पीक लाउड, इन सारे मुद्दों पे खर्चे की जिम्मेदारी राज्यों पर ही है. तो ये जो सवाल है कि पैसे कहाँ पे है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम एक नेशनल लेवल पे सोचें तो पैसों की कोई कमी नहीं है. और शायद इसी किताब में वो चैप्टर थी, बहुत साल हो गया तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन जो प्रभात दा और जयती दी ने जो चैप्टर लिखा है उसमें इन लोगों ने एक हिसाब भी लगाया है कि ये 5 हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, रोजगार और खाद्य सुरक्षा, अगर इनके लिए सरकार को खर्चा करना है तो उसके लिए जो ज़रूरत होगी जितना पैसा, वो बिल्कुल हमारे देश में हो सकता है. हाँ, ये ज़रूरी है कि साथ साथ जो बहुत अमीर है उन पे टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है. और उस तरह की टैक्स की चर्चा पॉलिसी सर्कल में बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि जब INC के और बाकी जो ऑपोजिशन इंडिया अलायंस पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो में इनइक्वालिटी की जो भी जिक्र थी,
उस पे भी एक बैकलैश रूलिंग पार्टी के तरफ से आया, जिसको ट्विस्ट करके जो एक आइडिया था कि हम अमीरों को टैक्स करके ये सारे चीज़ें करेंगे, उसको डिस्टॉर्ट करके बोला गया था कि हम हिंदुओं से पैसा लेके मुसलमानों को दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीना जाएगा। इस तरह की एक डाइवर्टेड एक कॉन्वर्जेशन एक आई। तो ये चैलेंज जो हम दोपहर में भी बात कर रहे थे, इट इज़ अ चैलेंज कि इसका जवाब में एक तरफ हम सोचते हैं कि इंडिया पार्टीज को राज्य स्तर पे तो कम से कम करना चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पे करने के लिए ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक तो बजट घट रही है, हर स्कीम में जो स्टेट का शेयर है वो बढ़ाए हैं। ये जो 2015 में जो रैशनलाइजेशन वाली कमिटी बनी थी, उसमें सारे स्कीम्स में रेशियो बदल गया, जिसमें 75-25 था वो 60-40 हो गया। और दूसरे तरफ जब फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का शेयर बढ़ाया 32 से 42%, लेकिन जब हम देखते हैं कि रेवेन्यू में असली में राज्यों को क्या पहुंच रहा है, वो 42 से बहुत कम है, क्योंकि पूरा रेवेन्यू मॉडल को भी बदला गया, जहाँ पे सेस और सरचार्ज ज़्यादा है जो स्टेट से नहीं बांटना है। आई एम गोइंग इन टू द डिटेल बिकॉज आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो जब ये किताब लिखी जा रही थी हमने इतना रियलाइज नहीं किया कि कैसे ये किया जा रहा है, कि स्टेट्स से रिसोर्सेज लिया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत स्टेट्स के पास रिसोर्सेज है वो स्टेट को कैसे खर्चा करना है वो राज्य सरकार बता रही है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, आंगनवाड़ी कार्यक्रम में अगर आप पोषण ट्रैकर जो एक सेंट्रल ऐप है उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, तो जो आंगनवाड़ी में 40% भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो भी नहीं देगी। तो हर प्रोग्राम में ज़्यादा, इवन इफ द स्टेट्स आर स्पेंडिंग, कैसे खर्च करेंगे, किस चीज़ पे खर्च करेंगे, उस पर सेंटर की जोर है। एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहती हूँ आपके पहले वाले सवाल से, फिर भी मुझे लगता है कि एक सोच के लेवल पर एक बैटल है जो जिससे स्पेस भी खुलती है, विच इज़ जो आपने कहा ये कैश ट्रांसफर स्कीम्स। फाइनेंस कमीशन ने हिसाब लगाया है कि लगभग सारे स्टेट्स में ये जो नए कैश ट्रांसफर स्कीम है जो महिलाओं के नाम पे आए हैं, अभी शायद 15-16 राज्यों में ऐसा स्कीम है, ये सब अगर हम जोड़ेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपए पिछले साल की बजट थी, तो 2 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होती है। अगर उसी को राज्य सरकारें दूसरे चीज़ों पे खर्च करते तो इन हकों पे और काम हो सकती थी। लेकिन उल्टा डर ये है कि अब ये इतना नॉर्म बन गया है कि हर इलेक्शन साइकिल में कैश ट्रांसफर इंट्रोड्यूस करना है, जो भी पार्टी हो, और या उसका अमाउंट बढ़ाना है। तो राज्य सरकार जितना बहुत अब कर रही है, मुझे तो डर लगता है कि वो भी नहीं होगा आगे चलते हुए, दोनों बीजेपी और गैर बीजेपी राज्यों में। अगर हम इस, और ये राजनीतिक एक चुनौती है, पर आई थिंक इट्स रियली रेलेवेंट इन हकों के बारे में जब हम बात करें। दीपा, आपने बहुत बारीकी से बहुत मौजूद बात कही है, और इसमें आप सवालात, बहुत से सवालात इसमें दिमाग में उभरते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ ये सिलसिला, क्योंकि बाद में वी कैन ओपन द फ्लोर। आपके सवालात हैं, जो ऑडियंस के जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, वो आप पेश कर सकते हैं। तो अगला मैं निखिल से दरख्वास्त करूँगी कि वो इस पॉइंट पे बात करें, और इसमें भी मैं पढ़ती हूँ ये जो नोट्स मुझे आशीष ने दिए हैं। किसी भी कानून और आदमी के बीच सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आज कुछ और हकीकत है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म का खैर मकदम करते हैं, वेलकम्स क्रिटिसिज्म। दूसरी तरफ हमें और ही हकीकत का रियलिटी का और भी किसी और ही रियलिटी का सामना करना पड़ता है। आसाम के सीएम जैसे हेमंत बिश्व शर्मा एक जर्नलिस्ट को सरेआम धमकाते देखे, बहुत से जर्नलिस्ट को धमकाते हैं, मगर एक जर्नलिस्ट को सरेआम धमकाते देखा हमने। जब हुकूमत का मिजाज ऐसा हो तो पार्लियामेंट में बहस न होना और मीडिया का सबसर्विएंट हो जाना, ग़ुलाम हो जाना सरकार का, इसका यही एक नतीजा है जो इनेविटेबल है। ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का
निखिल, ढांचा ही ढह गया है। मेरा सवाल ये है कि देश में जनता के सवाल पूछने का दौर क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? जब सवाल पूछना ही जुर्म है तो एडवोकेसी ग्रुप्स के पास आगे कोई रास्ता है या नहीं? तो वैसे मुझे ये नहीं लगा था कि मैं सवाल जवाब में आऊँगा, लेकिन मौका भी है इससे। इस किताब में हम लोगों ने एक जिक्र भी इसके इंट्रोडक्शन में किया और एक चैप्टर भी है सोशल अकाउंटेबिलिटी पर, और वो अंबेडकर साहब का कॉन्सेप्ट उन्हीं से लिया हुआ है। तो किताब में हम भारत के लोग में जो भारत बना उसके अंदर वो मूल है, और भारत बना केवल हम लोगों को शिक्षा, रोटी, पानी नहीं देंगे, वो लोकतंत्र भी, सोशल डेमोक्रेसी क्या होगा, अंबेडकर साहब ने जो कहा वो सोशल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का भी हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने कहा मात्र कोई मेजॉरिटी से कानून से लोकतंत्र नहीं बनता है। लोकतंत्र बनता है जब हर इंसान को लिबर्टी भी मिले, इक्वालिटी भी मिले, फ्रेटर्निटी भी मिले, टोटल तीनों चीज मिले हर इंसान को, और इज्जत मिले, तो ही वही डेमोक्रेसी, वही सोशल डेमोक्रेसी है। और इसीलिए अंबेडकर साहब, हम भारत के लोग, हमारा तगड़ा संविधान, ये किताब और ये सारे कानून, इनके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण तार है। लोग सवाल पूछना बंद नहीं किए, लोग आज भी पूछ रहे हैं। आरटीआई को बंद भी करो तो भी पूछ रहे हैं, और इसीलिए आरटीआई का भी कैंपेन का नारा भी है, यूज आरटीआई टू सेव आरटीआई, क्योंकि हम सवाल पूछने वाले लोग हैं, बंद नहीं होंगे। हम बाकी लोगों को फिर से इसको एक मैनिफेस्टो के रूप में लेना पड़ेगा। आप और इस पे विस्तार से बात करेंगे? बाद में करते हैं। सब पैनलिस्ट ने बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बारीकियों से ये एक्सप्लेनेशन दिया है, और मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त जब फ्लोर ओपन करें तो उसमें और मुद्दे और पॉइंट्स ऐड करें। तो अब अगला सवाल मेरा रक्षिता से है। ये सवाल है मनरेगा, आरटीआई, पेसा, फॉरेस्ट राइट्स जैसे कानूनों पर सबसे गरीब इंसानों को, इन कानूनों ने सबसे गरीब इंसानों को ये भरोसा दिया था कि सरकार पर उनका हक था, लेकिन आज तकदीर बदलती दिख रही है। मनरेगा को कम कर दिया गया है और धीरे धीरे सिर्फ बजट तक सीमित कर दिया गया है। फॉरेस्ट राइट्स के मामले में भी कई जगह मुश्किलात हो रही हैं। ग्राम सभा की बुनियाद कमज़ोर पड़ रही है। फूड सिक्योरिटी के बावजूद भूख और स्टारवेशन का मसला बदस्तूर है। कंटिन्यूइंग भूख और स्टारवेशन, लेकिन इन पर भी गौर तलब स्टडी के बदले अक्सर रिपोर्टों को खारिज कर दिया जा रहा है। जो रिपोर्टें बन रही हैं, जो रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, उनको खारिज कर दिया जा रहा है। आरटीआई का ढांचा भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। एक सवाल, क्या ये फ़कत इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश? या क्या ये फ़कत इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश? अगर ये है, अगर ऐसा है तो आगे किस किस कानून पर असर पड़ेगा? तो हाँ, काश अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस बुक का जो इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट एक प्राइमर है कि ये कानून है, इससे ये प्रभाव हुए, एक बाय एक ऑलमोस्ट एक जो भी सत्ता है, जो भी पावर इंटरेस्टेड वेस्टेड पार्टी है, उनको लगता है कि एक एक करके इसको तोड़ा जाए। तो ये, और जो कानून का जिक्र आपने किया, नरेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पैसा, आरटीआई, कितने फंडामेंटली इनजस्टिस को रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में तो खुद कानून के प्रियम्बल में लिखा गया है कि
it is meant to reverse historical injustice. और instead of proving, और जो बात प्रभात जी ने भी कही थी कि instead of the people having to prove their claim on resources, ये था कि डिफ़ॉल्ट उनका ही है और वो अभी सरकार पहचानेगी और उनको आइडेंटिफाई और उनको उनके राइट्स स्थापित करेगी. नरेगा में भी द फैक्ट दैट एग्रीकल्चरल वर्कर्स, लैंडलेस वर्कर्स को एक बार्गेनिंग पावर मिली लड़ने के लिए, केवल नरेगा की मजदूरी के लिए नहीं, लेकिन नरेगा के बाहर जो खेती का काम है या दूसरा काम है उसमें बेहतर मजदूरी के लिए. पैसा जैसे कानूनों ने माइनिंग लीजेस को भी रोका है, जहाँ पे सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर का नेक्सस एक साथ एक ग्राम सभा के नीचे उनको दबना पड़ा और नीचे झुकना पड़ा. तो आई थिंक ये सारे कानून ये दिख रहे, और वही जैसे मैं शुरुआत में भी कह रही थी, दिख रहा है कि क्यों इन कानूनों पर हमला है, वार है, क्योंकि ये सच में एक पावर को डिसेंटर कर रहे हैं और एक फंडामेंटल इम्बैलेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं. और सच में सारे जो ऐसे कानून हैं जो लोगों को वापस ताकत दे रही है, सरकार से कम ले रही है, सरकार की ताकत कम कर रही है और लोगों को वापस ताकत दे रही है, सच में उन सब पे एक वार है. बट आई थिंक मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग बैठे बैठे या आई मीन देव लेट डाउन एंड आर सरेंडरिंग. क्या हो रहा है, बहुत जगहों पे गुस्सा है. हाँ, वो गुस्सा कब एक साथ मिलके एक फॉर्म में आएगा जब आसपास के लोग भी उसको पहचानेंगे. बट आई थिंक ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, लोग कह रहे हैं, उनको कितना सुना जा रहा है और वो देखने को अभी भी बाकी है. तो आपने सही कहा रक्षिता कि ये गुस्सा जो है लोगों में, ये कब तूफ़ान की शक्ल में उभर के आएगा कुछ नहीं मालूम, और ये तूफ़ान किस तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा सरकार के कड़े हाथों से. तो ये भी एक सवाल है, और आप लोगों को यो द इंटेलेक्चुअल्स और आपको इसका जवाब देखना है और इसको दूर दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि एक तरह से एक चिंगारी सी दौड़ जाए मुल्क में, एंड लोग खड़े हो जाएं और लोग इसको मुखालिफत करें, बहुत ज़ोरों से मुखालिफत करें और आवाज़ उठाएं. एनीवे मेरा तो रोल नहीं है इस वक्त कुछ बात करने का, मगर मैं पूरे पैनल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं फिर पढ़ रही हूँ. एक सवाल जिसका जवाब हर मुल्क का सिटीज़न, बाशिंदा ढूंढ रहा है. एक तरफ हर दिन रात, एक तरफ सिविल सोसाइटी हर दिन और रात लड़ रही है. मुझे 1995 से याद है सिविल सोसाइटी लड़ती ही चली आ रही है, मगर अब उसमें तशद्दुद बढ़ गया है, अब उसमें बहुत ज़ोर हो गया है. एक तरफ सिविल सोसाइटी दिन रात लड़ रही है, लेकिन एक अजीब सी उदासी छाई हुई है. पावर को कटहरे में खड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंडिया अलायंस खुद एक भंवर में फंसा हुआ है. हक मांगने वालों को अर्बन नक्सल और एंटी डेवलपमेंट कह के बदनाम किया जाता है. जब प्रोटेस्ट के तमाम तरीक़े बेअसर हो गए हैं तो हमें हमारे लोगों को, हमारे बीच में लोगों के हुकूक बचाने के लिए, लोगों के राइट्स बचाने के लिए उसकी लड़ाई आखिर कैसे लड़ें, हमें आगे क्या करना है. आप सब मैं प्रभात से गुजारिश करूंगी कि पहले वो बताएं कि हमें आगे क्या करना है जब स्थिति, जब सर्कमस्टेंसेस, जब सूरत हाल इतनी गंभीर है. तो आप बताइए अ वे आउट. Very difficult question. अच्छा, but you know, of course, लोगों का political process से जो उनकी जो आस्था थी वो हट गई है. You just look at, you know, the most, let me be very frank, the most obnoxious political figure in India today is this Chief Minister of Assam.
But on the other hand, he was in the Congress earlier. So, people just switch parties. Mamata has said today that in Bengal, if BJP loses, they might buy up our legislators. So the political process is one which is not informed anymore by the kind of idealism, by values and so on, which was the case in the pre-independence period and even the early post-independence period. लेकिन मुझे लगता है that this affliction of the political process has a deeper root. देखिए, I think, okay, neoliberal capitalism is quintessential capitalism, okay? Capitalism का एक tendency है कि it actually, आपने जो कहा fraternity and so on, it does the opposite. It breaks fraternities, it breaks communities, it makes people individual agents who are self-interested, self-centered, who promote their own kind of personal interests. I think for the last several decades, this has been a tendency. I'm not saying they have succeeded, लेकिन ये टेंडेंसी हमें दिखाई दे रहा है. And of course the loss of values. देखिए, all over the world, there is a genocide in Gaza. There were demonstrations all over the world. Lakhs and lakhs of people demonstrated in London, in New York and so on. India में क्या हुआ? So it's a general loss of values, general loss of concern for your fellow citizen, and a general tendency to promote yourself, which I think is most clear in the political arena, but I think that is something which has been inculcated in the last couple of decades by the move to neoliberal capitalism. उसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, but I think obviously this is something which goes deeper. That is my feeling. जी शुक्रिया बहुत बहुत. मगर आप बताइए कहाँ से हिम्मत जुटाएं, कहाँ से हौसला बढ़ाएं, कहाँ से करें? आपको रोड मैप बताना है. तो इसी मुद्दे पर मैं फिर किसके पास आऊँ? हाँ बस अच्छा, आपके पास आऊँ. निखिल, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपके पास आऊँ. और उसके बाद दीपा और फिर रक्षिता जी. रोड मैप अगली किताब है, उसका विषय है. तो वो रोड मैप बनेगा और मुझे विश्वास है हम बैठ के किताब लिखेंगे कि कैसे इनको हटाया और कैसे इन्हीं चीज़ों ने उनको हटाने में हमें पूरी मदद मिली, क्योंकि जनता इन चीज़ों से जुड़ी है, चाहे लोकतंत्र है उससे जुड़ी है, चाहे अपने मूल अधिकार हैं उनसे जुड़े हैं. और ये बात सही है, लेकिन ये न्यूलिबरल कैपिटलिज्म भी अपने जवाब देने लग गया. उनके पास भी नहीं है स्थिति, और वो ही है, वो पूरी फाइनेंस के सवाल या वो सारे सवाल वो अपने आखिरी छोर पर पहुंच गए. तो इसीलिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे हिसाब से इस पूरी चीज़ में सबसे बड़ी ताकत ये है कि कानून और ये सब पॉलिसीज़ की तो बात हम करते हैं, लेकिन जनता जब लोकतंत्र सवाल पूछने का उनके अंदर एक चस्का लगता है, तब उसको बंद करना बहुत मुश्किल है. चाहे आप कानून बदल दो, लेकिन जन आंदोलन को नहीं रोक सकते हो, उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, उसको कहीं ना कहीं आप जन आंदोलन को रिपील नहीं कर सकते. एक जुमला प्रभात, आपके पास माइक आ रहा है. नहीं सुनिए, मैं आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, विक्टर ओरबान lost the election today, lost it badly, and he was an archetypal fascist. अब ऐसा है कि उससे all newspapers are reporting पूरे यूरोप में जो न्यू फैशिस्ट फोर्सेस उभर रहे थे, इंक्लूडिंग मैरीन लेपेन वगैरह, वैंस गए थे वहाँ कैंपेन करने के लिए, मैरीन लेपेन गई थी वहाँ कैंपेन करने के लिए, उनको एक बहुत ज़ोर का धक्का लगा. So the point is that you can actually have suddenly, that it's not, suddenly you can actually have this thing being overturned because people retain
they have their memory, they have their anger, and it bursts forth. वाह क्या बात है। फैज़ साहब ने कहा है दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो सुबह भी कभी आएगी। दीपा। So I think first thing, I'll speak in English. I think the first thing is to have the faith, and it sounds idealistic, but to have the faith कि वो सुबह आएगी. I feel nobody who's mobilizing today, political parties and somewhere even civil society now, is doing it from a place of defeat, feeling cornered, and that will not help. Related to that, again, it sounds like कैसे कौन करेगा मुझे नहीं पता. But I feel quite strongly, and this was a discussion globally after the Trump second victory. These wishy-washy, middle-of-the-road positions I don't think work anymore. That's not what the youth is asking for. The right wing, the fascists are very clear. They're telling you what they're standing for. The opposition is not telling you what they stand for because they're too scared to take a position, and I think that is the problem. I think the left has to be left and be not be fearful of saying what they're saying. This trying to do this electoral magic and saying, okay, hum ye bhi hai, wo bhi hai, I don't think it works anymore. Somebody has to bell the cat, and that is the future, is what I feel. बहुत आपने उम्मीद दिलाई है। अब रक्षिता, आप और भी उम्मीद की किरण जला दें। सो हाँ, शायद लग रहा है कि कोई डिल्यूजनल ऑप्टिमिज्म है, बट आई थिंक शायद कोई और तरीका भी नहीं है और एक कोपिंग मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट है। बट आई थिंक जैसे इस हमें सिर्फ सारे लोग जो लेखक भी हैं इस किताब के संघर्ष में शामिल है, कमरे में भी है, कमरे के बाहर भी बहुत सारे कैंपेन्स नेटवर्क्स हैं, उन सबके संघर्षों को सलाम, उन सबके सोच को सलाम। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। एंड आई थिंक इसका जवाब ये नहीं है कि क्योंकि हमारे पास माइक है हम दे सकते हैं। आई थिंक बातचीत करके एक दूसरे से सीखेंगे और एक रास्ता ढूंढेंगे ज़रूर। बहुत अच्छा। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पब्लिशर को बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो हमारे पास जो लेखक हैं और जो और लेखक हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक उम्मीद की किरण तो जलाई, को बहुत ही मध्यम सा है मगर किरण तो जलाई। फिर मैं यही कहूँगी कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो फैज़ साहब ने बात कह दी और बड़ी पते की बात कही। मैं चाहूँगा कि हमारे संपादक और हमारे पैनलिस्ट फिर से मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, और रीथिंकिंग इंडिया श्रृंखला के सीरीज एडिटर मैं पुष्पराज देशपांडे जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर हमारे बीच आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है, श्री के राजू जी। आप एक पूर्व IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में आप AICC के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी विभागों के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके साथ ही आप झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Thank you very much. At the outset, I would like to convey my commendations to Samruddh Bharat Foundation for bringing this book at a most appropriate time when the rights-based legislations that have deepened the democracy during the last 2 decades are being fully killed by the present dispensation. Many times I was wondering what could be the single most reason as why all the forces of the ruling dispensation have come together to kill each of the rights-based legislations very, very systematically. What could be the reason? I was thinking. Then it occurred to me the reason for their anger, reason
for their resolve to demolish all this rights-based legislation lies in the constitution that we have given to ourselves. All of you know the Constitution of India is perhaps the best in the world in terms of the strong foundations it has laid for building a society where equity is the value. That is what exactly the present ruling dispensation doesn't want. Their Vicharadhara is based on a totally different philosophy, a caste system, graded inequalities, and domination over other sections of the society, Manuvad. That is what is the present dispensation's ideology. That's why they hated our constitution from the day one. When the constitution was introduced in the Constituent Assembly, they have burnt the constitution. Why they are trying to totally weaken the rights-based legislation is, I've seen personally how many of these, in fact, I had a great opportunity of contributing or actually participating in formulating these, some of the rights-based legislations as part of the National Advisory Council. I have also very closely seen how when these legislations are being implemented on the ground, the kind of empowerment I could physically see in the people when they started believing that they are no more the recipients of the benefits, they are no more the beneficiaries, but they are the right holders. They are no more recipient, they are no more consumers of information, but rather they have a right to have an oversight on how the government is functioning. They are no more the taxpayers, but through the rights-based legislations, they have a right to audit how every rupee is spent. They are no more silent spectators of concentration of information in the hands of only few. They have a right to ask information, every bit of information, whatever the information that is there with the minister. The right to information has given right to for every citizen to ask for this information. And they no more believe that they have to simply accept what is given to them. They have a right to question. I've seen all these things, particularly when the National Rural Employment Guarantee Act is getting rolled out. Initially, the laborers did not believe that they have a right to demand. But when the program is slowly taking shape, then they started internalizing the right. They started holding on to those rights. And I must tell you, I have conducted social auditing of MGNREJ across all the villages of Andhra Pradesh. It was really a sight to see the kind of energy levels in the eyes of the people when they are raising and questioning the officers, when they are able to see the records and put questions. So I have seen how, similarly, in the implementation of Forest Rights Act, I have seen how these legislations have literally deepened the democracy. That is what exactly the present government doesn't want. They don't want a democracy to be deepened. They don't want people to believe that they have the rights. They don't want to be transparent. And above all, they don't want a society, an equitous society. Today, India is the most iniquitous society in the world. Top 1% of the population, they have a control over 40% of the wealth.
top 1% of the population have a control over 40% of the nation's wealth. Bottom 50% of the population, they control only 3% of the nation's wealth. These inequities have come into the Indian society like never before, and naturally the current dispensation do not want people to raise these issues. Aruna Rai was talking about directive principles. In fact, one directive principle clearly says the government should do everything to distribute the resources in such a way there is equity in the society. There is another directive principle that says that there should not be concentration of wealth. But today, what is happening is exactly concentration of wealth is happening, inequities are expanding, and these are the reasons as why perhaps the government doesn't want people to raise a voice, and more of these rights-based legislations will make people raise a voice, will give energy, will give confidence to the people, will make them question, will demand government to be transparent. They don't want that. That is the reason as why. And all these things ultimately lead to establishing the values of the Constitution. In fact, I have seen how rights-based legislations, they actually strengthen the constitutional values like never before. So, since the present dispensation doesn't want the Constitution to be alive, but they don't have that kind of a guts to remove this Constitution, bring another Constitution. They can't do that. That's why what they are doing is the pillars on which Constitution is resting, they are weakening. And these rights-based legislations are the pillars. The rights that the people enjoy are the pillars. They want to demolish those pillars so that the Constitution also can be demolished. So, end of the day, this is the kind of a conclusion I have come to. The reason why systematically the rights-based legislations are being demolished is the present dispensation doesn't want the democracy to deepen, because the more the democracy is deepened, the more the constitutional values will be established, which they don't want. So that is why our battle is not just to save the rights-based legislations. Our battle is to save the Constitution, and I'm sure all of you will have the resolve to work towards coming together to save the Constitution. Thank you very much. धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस को रेखांकित किया, उससे हम सभी को एक नई दृष्टि मिलती है। आगे बढ़ते हुए मैं राजपाल पब्लिकेशंस के प्रतिनिधि मीरा जौहरी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और इस पुस्तक के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नमस्कार आप सबको। मैं हूँ मीरा जौहरी, राजपाल एंड सन्स की प्रकाशक, और आज यहाँ हूँ क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन है। अभी तक इसमें 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी अद्वितीय श्रृंखला है ये, क्योंकि चारों पुस्तकें जब मैंने प्रकाशन के लिए देखी और उनके पन्ने पलटे, तो जो इसका कैनवस है इतना बड़ा है, और जो ज़मीन पे जो काम किया गया, जहाँ जहाँ मुद्दों को उठाया गया और उनको इन कुछ पेजों में समेटा गया, जिसे कहते हैं हिंदी में एक गागर में सागर है हर किताब। और बहुत कठिन काम है कि इतने धाराओं को लाके एक साथ प्रस्तुत करना, और फिर भाषा बहुत पठनीय है, बहुत सरल है और सामने एकदम समझ आती है। और मैं अपने लिए कहूँ तो मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानती हूँ, मैं कितनी अनजान हूँ इन मुद्दों से। और मुझे लगता है कि जिन भी पाठकों तक ये किताबें जाएंगी, उनको समझ आएगा कि जो अभी तक हम अपना एक मान के चल रहे थे, टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हैं ही हमारे अधिकार, वो
को कितनी आसानी से छीने जा सकते हैं और हमको इनके लिए कितनी लड़ाई और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की तो आपने बात करी और ये भी बात की कि नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। और ये किताब छाप के तो मुझे लगता है कि जैसे एक मेरा मानना है कि किताबें हैं जो लेखक के बाद भी जीवित रहती हैं, प्रकाशक के बाद भी जीवित रहती हैं। मुझे लगता है ये श्रृंखला ऐसी है जो आने वाले कई सदियों तक एक मशाल बन के रहेगी, एक चिंगारी बन के रहेगी, एक दिया की ये है रास्ता जो हमें लेना है। और निखिल जी, अब आपकी किताब अगली आनी चाहिए, रोड मैप क्या है, क्योंकि बातें सुन के कहीं हिम्मत भी आती है और कहीं बहुत हताशा भी लगती है कि इस अंधेरे में कैसे काम करें। बट यही है कि ये किताब शायद कुछ राह दिखाती है। एक मेरी सिर्फ गुजारिश है फाउंडेशन से, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कि किताबों की गति की जो अनुवाद है जल्दी कीजिए, क्योंकि 4 किताबों के बाद काफ़ी एक अंतराल आ गया है। क्योंकि ज़रूरी है केवल हिंदी में नहीं, अन्य भाषाओं में भी इसका किया जाए। और मैं अपने आप को बहुत खुशगवार समझती हूँ कि हमको एक मौका मिला आपके साथ जुड़ने का, इस अच्छे काम के साथ जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार मैम। अब मैं मंच पर आसीन सभी हमारे पैनलिस्ट और इस श्रृंखला के संपादक पुष्पराज देशपांडे जी और राजपाल पब्लिकेशन से मीरा जौहरी मैम को और इस किताब के अनुवादक कुंदन चौधरी जी को मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और इस पुस्तक का आधिकारिक विमोचन करें। इस गरिमामयी विमोचन के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का, सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री के राजू सर, हमारे राजपाल पब्लिकेशन से मीरा जौहरी मैम, हमारे अनुवादक, हमारे श्रृंखला के संपादक सैदा मैम और जो इस परिचर्चा की संचालक भी हैं, और पुष्पराज देशपांडे सर, मैं सभी को मैं अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस परियोजना में सबने प्रतिभाग किया और हमने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।